हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कीस्टोन। तो आज हम जो सेकेंड पेपर करने वाले हैं वो आज का होगा हमारा पीआरटी डीओई का 27 3 2023 का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 4:30 से थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 4:30 से 6:30 तक जो होती है, तो इसकी थर्ड शिफ्ट हम करेंगे। इसमें कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे तो ऐसा लगा नहीं, बाकी आप देखिए कैसे पेपर को सोल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैथ का क्या कहता है, दो उत्पादों के मूल्यों का अनुपात 23:16 है। 2 वर्ष बाद जब दूसरे उत्पाद के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी होती है, दूसरे उत्पाद के मूल्य में 10% तथा पहले उत्पाद के मूल्य में 477 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो मूल्यों का अनुपात 20:11 हो जाता है। ठीक है, तो पहले उत्पाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे सोल्व करते हैं। भाई मेरे को मूल्यों का उत्पाद दिया 23:16। ठीक है, तो मैं इसको 23x मान लेता हूँ, इसको 16x मान लेता हूँ। अगर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इसमें 1.6x की बढ़ोतरी हुई होगी, यानी कि अब ये 17.6x बन गया होगा। ठीक है, और इसमें 477 रुपये प्लस हुए, तो ये 23x प्लस में 477 हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 23x प्लस 477 का अनुपात की बात करूं 17.6x के साथ, तो ये जो अनुपात है मेरा इसके बाद 20:11 हो जाता है, 20/11 हो जाता है। अगर मैं इसे और आगे फर्दर सोल्व करूं तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं यहां से इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो इस पॉइंट से ये कट जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में 0 आएगा, 10 आएगा, और यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 253x, 253x, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 253x प्लस में 11 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी 477 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 7 दूनी 14, 4 7 और 4 11 और 1 12 का 2 1 4 और 1 5 5 2 4 7, और ये बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 35,352x की। अगर मैं 253x को इधर लेके चला जाऊं तो ये 5247 इक्वल हो जाएगा 352x माइनस में 250, 352x माइनस में 253x के। अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूं तो 50 50 100, ठीक है, 50 50 100 और 102, 102 में से 3 गए 99, यानी कि 99x बराबर में 5247 के। तो ये पूरा 9 से कट गया, 9 पंजे 45 और कितना बच गया 7 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27। ठीक है, ये इतने से कट गया, यहाँ पे 11 बच गया, फिर ये 11 से कट गया, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 53। अगर x की वैल्यू 53 आ गई तो पहले उत्पाद का मूल्य कितना है हमारा 23x, तो 23x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 मल्टीप्लाई में 53, यानी कि जिसके लास्ट में 9 बनना होगा और 1000 से ऊपर होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे आंसर को टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 0.09 प्लस में 0.09 प्लस में 0.009 प्लस में 0.0009 और मल्टीप्लाई में इतने के बराबर में कितना होगा। भाई मेरे को 1 2 3 4 5 6 दिख रही है, 6 से मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पॉइंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब मेरे को दिखाई दिया पहले स्थान पे 9 है, दूसरे स्थान पे 9 है, तीसरे स्थान पे 9 है, चौथे पे 9 है, पांचवे पे 9 है और छठे पे भी 9 है, यानी कि जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 6 के 6 स्थानों पे 9 आ जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि पॉइंट हटा के यहाँ पे ये आएगा ना,
2 3 4 5 6, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सारे स्थानों पे नो आ जाएगा, तो बस मेरा नो 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 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो वाला तो हो ही नहीं सकता, लास्ट में नो आ रहा है। ये वाला, इसमें अंक कितने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि हमारे अंक कितने बनने थे, 6। मल्टीप्लाई हमारी 6 जीरो से हो रही थी। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि P अनुपात में Q बराबर में 1225 और 49 के हैं, तो अंडर रूट में P अपॉन Q प्लस में Q अपॉन P बराबर में किसके होगा। ठीक है, यही बात कह रहा है। चलो, तो यही बात कह रहा है तो देख लेते हैं फिर इसको। तो अगर मैं इसको इसको इस कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, सबसे पहले मैं P और Q को ही देख लेता हूं। P बटे में Q बराबर में किसके है, 1225 बटे में 49। मुझे ऐसा लगता है और कट सकते हैं, और कट सकते हैं, यानी कि अगर मैं 7 से ही काट सकता हूँ, 7 एक कम 7, कितना बच गया, 3 2 5, 7 7 49, कितना बच गया, 3 7 पंजे 35। ये मेरे हिसाब से फिर 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि P अपॉन में Q की वैल्यू कितनी आ गई, 25 बटे में 1 के। ठीक है, और अगर मैं इसको फर्दर आगे सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में पी इंटू क्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, ये वाली जब मैं वैल्यू डालूंगा तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 प्लस में क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये मेरा कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 1, और ये अंडर रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 626 अपॉन में 25। अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मैं एक सेकंड लूंगा बस आपकी। ये इसमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हो रही है, पता नहीं। इसमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हो रही है, अप्रोक्स में हमारा आंसर आ रहा है, और ये क्वेश्चन में शायद कुछ प्रिंटिंग एरर होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा 26/5 नहीं आने वाला, ना 16/5, ये 5 तो आ जाएगा बाहर, ये 25 का 5 तो निकल ही आएगा, लेकिन ये कितना आएगा, ये 26 के 25 से ऊपर ही ऊपर आएगा, ये 25 प्लस में समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे 25 प्लस में समथिंग है तो इसलिए 26/5 बोल सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट आंसर तो 26/25 नहीं आएगा, अप्रोक्स में आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर डीएसएस भी वैसे ही बहुत सारी देता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40-50 वर्ग की संचयी आवर्ती क्या है जिसकी आवर्ती वितरण नीचे दर्शाया गया, 40-50, 40 से 50 तक। ठीक है, 40 से 50 तक की आवर्ती कितनी है, 40 से 50 तक है तो मेरे को सारे गिनने पड़ेंगे ना, मेरे को सारे ही गिनने पड़ेंगे। सारे में गिनूंगा तो पहले ये 10, ये 8, ये 5 और ये 6 सब गिने जाएंगे, तो कितने हो गए, 10 18, 18 2 20, 23, 23 और 6 29 बाई 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 बराबर में 29। ठीक है, तो 29 इसकी आवर्ती हो गई। बस इतना सिंपल सा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। कक्षा 12
की अंतिम परीक्षा में 250 छात्र हैं, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 12 में उत्तीर्ण छात्र कितने? भाई टोटल छात्र 250 हैं, 250 मेरे हिसाब से 100% है, और उनमें से 20 अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 80% उत्तीर्ण हुए होंगे। तो अगर मैं इन सबको आपस में काट दूं तो 25 अट्ठे 200 छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी से ए तक आता है। मैंने आपको पिछले सभी सेटों में लगभग ये वाला एक क्वेश्चन तो आया ही आया कि 27 की स्पीड से गया और 36 की स्पीड से वापस आया। तो मैं इसको निकालूंगा कैसे? 2 मल्टीप्लाई में पहली स्पीड मल्टीप्लाई में ये दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों का सम। कितना आ गया? 6 दूनी 12, 13 का 3, एक हासिल, 3 2 5 और एक 6, 63। 2 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 36, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। यानी कि अगर मैं बात करूं 6 36 3 और 3 हासिल और 6 दूनी 12 छत्ती 18, 216 बटे में 7, यानी कि 7 तिया 21। 6 नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 सत्तू 49 और 7 6 42, लगभग 6 के आसपास आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हम उसको 6 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है 30 के बाद के आंसर सिर्फ यही मेरे को मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृत संख्याओं का औसत हम कैसे निकाल सकते हैं? प्राकृत विषम संख्याओं का, अगर मैं ओड नंबर्स का सम देखूं, ओड नंबर का सम जो होता है वो होता है n²। और एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? एवरेज निकालने के लिए मैं सम को ही n से डिवाइड करता हूँ, मतलब नंबर से। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज क्या निकल के आता है? एवरेज मेरे को n ही निकलता है। जितनी संख्याएं हैं उतना ही मेरा एवरेज हो जाएगा। यानी 15 विषम संख्या है प्रथम से शुरू वाली, तो हमारा 15 ही यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 77 35 15 912 21 869 को पूर्णतः विभाजित कर दे? ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर दे यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं इनके एचसीएफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इनके एचसीएफ की बात कर रहा हूं। तो मैं देख लेता हूं एक बार भाई। देखो यहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 2 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 9 दिख रहा है। तो मेरी जितने भी इवन नंबर लास्ट में आ रहे हैं वो तो नहीं होने वाली, क्योंकि वो 5 को नहीं काट पाएंगे, वो 9 को नहीं काट पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, मेरे को मल्टीपल देख लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि 7 दूनी 14 और 3 17 और 5 22, इसका 22 होता है। 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 होता है, और 2 3 3 7 3 10 8 18 18 और 27 होता है। यानी कि ये संख्या 3 से कट सकती है, ये संख्या 3 से कट सकती है, लेकिन ये 3 से नहीं कट सकती। अब जो भी संख्या 3 से कटने वाली होगी वो हट जाएगी, ये खत्म। अगर ये इसको देखो तो ये भी 3 से कटेगी, तो ये भी खत्म। तो हम यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा ये भाग विधि से जाना पड़ेगा, उसका कोई फायदा है नहीं, एग्जाम अप्रोच वो है नहीं। या फिर इनका डिफरेंस ले लो, फिर इनका डिफरेंस ले लो, फिर डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, फिर उससे बना लो। 3 तरीके से बनता है। मेरे को सबसे सुटेबल ये लगता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर कोई आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक बार भाग विधि मैंने एक बार ये वाली बता दी, अगली बार मैं आपको भाग विधि बता दूंगा, और उससे अगली बार मैं आपको डिफरेंस वाला मेथड भी एक बार समझा दूंगा कि यहाँ पे थर्ड डिफरेंस कैसे लिया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3x मल्टीप्लाई में x, यानी कि 3x स्क्वायर ही हो गया, प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 10xy। तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को इसने बोला 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 10xy के हैं। ठीक है,
भाई यहाँ पे सीधे सीधे मैं अनुपात ही डाल के देख लेता हूँ। भाई मेरे को सबसे छोटा जो अनुपात दिख रहा है वही डाल के देखता हूँ। मैं 1 और 4 का देखता हूँ, ठीक है। 1 और 4 का देखता हूँ, अगर मैं x को 1 मान लूँ और y को 4 मान लूँ, मान सकता हूँ। x को 1 मानूं और y को 4 मानूं, तो ये कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक एक, यानी कि ये तो 3 ही आ गया। लेकिन ये 4 चौक 16 3 48 आ गया, यानी कि यहाँ से मेरे को कितना मिला 51, और यहाँ से कितना मिला मेरे को 40। तो ये मेरा इक्वल नहीं है। अब मैं दूसरी बार दूसरा छोटा अनुपात डाल के देखता हूँ। 3x² प्लस में 3y² बराबर में 10xy, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं सकती। अगर दो वेरिएबल्स हैं और एक सॉल्यूशन मांगा है, तो मैं उसका अनुपात ही निकाल सकता हूँ, वहां से मैं एग्जैक्ट वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे अनुपात डाल के देखने ही पड़ेंगे। तो 1:3 या 3:1 डाल के देख लेता हूँ। तो मैंने इसको 1 डाला, इसको 3 डाला, तो ये कितना आ गया 3, प्लस में 3 तिया 9 तिया 27, इसको मैंने 1 डाला, इसको मैंने 3 डाला, तो मेरे से यहाँ पे 30 सेटिस्फाई हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, त्रिज्या 1.5 मीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की बेलनाकार बोतल से तरल को खाली करने के लिए, भाई तरल खाली कर रहे हैं यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मैं सीधी पहले बेलनाकार बोतल के वॉल्यूम पे जाता हूँ। πr²h, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसको खाली करने के लिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर की कितनी शंक्वाकार बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब मेरे को सब कुछ सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को वो कह रहा है कि 1/3 πr²h जो है वो कितने लगेंगे, यही तो कह रहा है। सही बात है ना भाई, इतनी बेलनाकार बोतल, वो बेलनाकार बर्तन है और इतनी बोतलों से खाली होना है। कितनी बोतलों से खाली होना है उसके लिए मैंने x डाल दिया। यहाँ से अगर मैं सब कुछ सरल यहीं से कर लूँ तो पाई से पाई खत्म हो गया, और बाकी सब तो कुछ सेम है ही नहीं। तो मैं बोलूँ 1.5 मीटर मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि ये मीटर में है, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि मल्टीप्लाई 100, और 1 मल्टीप्लाई और 5 सेंटीमीटर के लिए ये एज इट इज रहेगा 1/3 r², यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ पे 27 हो जाएगी। ठीक बात है। इसको अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो 10 से ये खत्म, और 3 निम 27, और 9 से एक बार ये चला गया, 9 3 पंजे, और ये तिया, और 5 से ये 5 खत्म, 5 से एक ये 5 खत्म। ठीक बात है। कुछ गड़बड़ हुई, शायद कुछ गड़बड़ हुई। एक बार दोबारा देख लेते हैं। भाई पाई से पाई खत्म, r² की जगह 1, एक और 1.5 आएगा ना, डिवाइडेड बाई 10, और 10 से ये 10 खत्म, और 3 पंजे 15। ठीक है, और एक और 100 आएगा 1.5 में। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, मैंने एक आर की वैल्यू ही नहीं रखी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इरेज करके कट कर लेते हैं, ये खत्म। ड्रॉ πr/h, ठीक है, पाई से पाई खत्म, तो r² की जगह 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और h की जगह मेरा 5। अब इन तीनों मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100, 200 और 300, यहां से 1/3 का 1/3, r² की जगह 5 मल्टीप्लाई में 5, और h की जगह यहाँ पे 27। अब मैं 3 से इसको काटूंगा, 3 निम, 9 से यहाँ काटूंगा, पहले यहाँ 0 लगा लेता हूँ, इसको 0 लगा लेता हूँ, तो ये 3 पंजे, और ये फिर 3 पंजे, और इन 5 से इन दोनों पांचों को कट कर लेते हैं। इन 10 से 1 0 1 0 1 0 खत्म हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100। भाई x कितने बराबर आ गया, x जो हो गया वो हो गया हमारा 50,000 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई सीधा सीधा मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 25,000 रुपए। भाई मेरे को एक चीज पता है कि 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है, ठीक है। तो मेरे को पता है 8 तो एक साल मिलेगा, मेरे को 8 साल दूसरे साल मिलेगा, और मेरे को 8 का 8% और मिलेगा। सही बात है। तो मेरे को 16 तो यहां से मिल गया प्लस में, क्योंकि ब्याज है। तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 प्लस में 68,64.64 यहां से मिल गया, यानी कि मेरे को 16.64% ब्याज मिलेगा। अब 25,000 का मैं सीधा सीधा यहां से निकाल देता हूं। 25,000 का 16.64% बराबर किसके? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 10 बचा, 10 से मैंने 5 बार इसे काट दिया, और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 इसे काट दिया, 5 दूनी 10 की जीरो लगा, एक हासिल, और 5 तिया 15, 1 16 का 6, एक हासिल, 8 पंजे 40 और 1 41 रुपये, 4160 रुपये हमारा यहाँ पे ब्याज बन गया। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। और मैं इसको ट्री मेथड से भी कर सकता हूँ कि मैं 8 को मान लूं कि 8 कितना होता है? 8 होता है मेरा 2/25, और मैं 25 का स्क्वायर करके यानी कि 625 इसको प्रिंसिपल मान लूं। इसको प्रिंसिपल मानूंगा तो मेरे को पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? मेरे को 625 का 2/25 मिलेगा, यानी कि 25 25 625 यानी कि 50 मिलेगा। उससे अगले साल कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, और फिर इसका 2/25 मिलेगा, यानी कि 25 दूनी 25 यानी कि 4 मिलेगा, यानी कि मेरे को 104 ब्याज मिल जाएगा। भाई अगर 25,000 को मैंने 625 माना, तो 50 50 100 प्लस में 4 यानी कि 104 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 यानी कि 25 25 और ये 1000, और 25 चौका 100 40, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 4160 हमारा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे वो ज्यादा अच्छा है। इसको हम कहते हैं सदाबहार। ये होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस बी, और a प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी और प्लस या फिर माइनस जो कुछ भी आता है a मल्टीप्लाई बी बाई 100 हमारा, ये इसका 2 सालों का या 2 बार के ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 3 संख्याएं 2 5 7 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्ग 14 है, संख्याएं होंगी। भाई महत्तम समापवर्ग 14 है, संख्याएं क्या होंगी? 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, और 14 सत्ते 98। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधी सीधी उठा के मल्टीप्लाई करनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ग्राफ कुछ संचार समाचार चैनलों के ग्राहक प्रतिशत को दर्शाता है। यदि ग्राहकों की कुल संख्या 62,625,000 है, तो चैनल बी और ई के ग्राहक तो चैनल बी और ई के बीच ग्राहकों का अंतर क्या होगा? चैनल बी और ई 15 और 10 के बीच में अंतर बोल रहा है। भाई टोटल संख्या 62,500 है, और ये प्रतिशत को दर्शाता है, यानी कि टोटल 100 के बराबर है, और इनके बीच में अंतर पूछा है, इनके बीच में अंतर 5% का है। तो अगर 6 2 5 000 100% के बराबर है, तो 5% कितने के बराबर होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 0 का 0, 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, 31,250 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 30 और 25 की एकल छूट याद कीजिए। अभी मैंने जो फॉर्मूला कराया था वो एकल छूट में भी काम करेगा। a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, ये इसमें भी काम करेगा एग्जैक्ट। तो अगर मैं समतुल्य छूट की बात करूं, तो समतुल्य छूट को मैं एक तरीके से तो ऐसा निकाल सकता हूं कि पूरी वैल्यू 100, 40 की छूट दे दी यानी कि 60 बचा,
60/100। 30 की छूट दे दी यानी कि 70 बचा, यानी कि 70/100। 25 की छूट दे दी यानी कि कितना बचा, 75 बचा, 75/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4 से एक बार गया 4, 2 से गया 2 दिया 6, तो कितना बचा 7, 9 सत्ते 63, कुछ बच गया, 9 सत्ते 63/2, यानी कि 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2.5, यानी कि जो राशि पहले 100 थी वो अब जो है घट घटा के वो थी 31.5 बची, तो कितने की टोटल छूट मिल गई, टोटल छूट कितने की मिल गई, ये मैंने 100 में से 31.5 घटा दी, यानी कि 68.5% की टोटल छूट मिल गई। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे डालना है। जैसे कि ए को मैंने 40 मान लिया, ए मेरा 40 हो गया पहली कंडीशन में, ठीक है, और बी मेरा 30 हो गया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस पे लगा दिया कि ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 30, क्योंकि ये पे यहाँ पे छूट है तो मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा, 40 मल्टीप्लाई में 30/100 हो गया। तो यहाँ से कट पिटा के कितना बच गया, 4 तिया 12, और 70 में से 12 गए तो कितने बच गए, 4 और 1 5, 58%। अब दूसरी कंडीशन में मैंने ए को 58 मान लिया और बी को ये बचा हुआ 25 मान लिया, तो 58 सेकेंड कंडीशन में 58 प्लस में 25 और 58 मल्टीप्लाई में 25/100, ठीक है। तो 8 और 5 13, तो ये मैं 25 चौका 100 काट लेता हूँ, 4 से 2 बार 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14.5, यानी कि 8 और 5 13 का 3, एक हासिल, 5 2 7 और 1 8, 83.0 माइनस में 14.5, इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ से भी मेरा आंसर सेम आएगा 68.5%, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, या तो ऐसे करके फिर 100 में से माइनस कर लो, या फिर डबल इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा लो 2 बार, पहले 2 पे फिर जो रिजल्ट आएगा और थर्ड के साथ एक बार और लगा लो, तो हमारा ये यहाँ से भी रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1.225 मल्टीप्लाई में 10 की पावर के, हाँ मल्टीप्लाई में 10 की पावर के बराबर में 0.01225, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो मेरे पास इस पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक है। भाई मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 और 3 अंक है, तो यानी कि 3 पॉइंट और आने चाहिए। 3 पॉइंट कैसे आएंगे, मैं 10 की किसी में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट को अपने राइट हैंड की साइड खिसका देगा, सीधे हाथ की तरफ में कर देगा, ना कि उल्टे हाथ की तरफ में कर देगा। उल्टे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को अगर 3 और चाहिए, 3 और पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट मेरे को लेफ्ट में खिसकाना है, तो मेरे को डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 को मैं 1/1000 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 1/1000 को मैं 1/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 की पावर -3 भी लिख सकता हूँ। तो यहीं पे हमारे इस क्वेश्चन का राज छुपा हुआ है कि 10 की पावर के जो है, 10 की पावर के का जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, वो एक्चुअल में मेरे को वैल्यू कितनी चाहिए, यहाँ से 1/1000। तो इस 10 की पावर के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -3, तभी ये जाके नीचे 1/1000 कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए प्लस बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए 24 दिन तक कार्य करता है, बी शेष कार्य को अकेले 54 दिन में खत्म कर लेता है, ठीक है, क्या दिक्कत है।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए ने 24 दिन तक काम करा, फिर बी ने अकेले 54 दिन तक काम करा, उन्होंने काम खत्म कर लिया। लेकिन अगर मैं बी और ए को दोनों को 24-24 दिन काम करा दूं, भाई मैं से 24 + 30 लिख सकता हूँ, 54 ही है, और यहाँ से 24 है, और इसको 24-24 दिन काम करा दूं, यानी कि बी ने 30 दिन में काम करा। जो काम ए प्लस बी जो है 24 - 40 यानी कि 16 दिन में कर सकते थे, बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा बोल सकता हूं तो मैं यहां से एलसीएम ले लू। 16×5 = 90, 30×3 = 90, 16×5 = 90, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 × 5। बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 40/5 काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? 3 दिन में। 1 सेकेंड, 24 16 ठीक है, 16 6×5 = 30, 16×5 = 80 होते हैं। 16×5 = 80 होते हैं, एलसीएम लेने में गड़बड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से मिटा देते हैं। भाई ए और बी ने मिलकर 24 दिन में कोई काम खत्म कर लिया, तो बाकी बचा हुआ काम 30 दिन में बी ने इसने करा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए जो बी है वो 30 दिन में जो काम कर रहा है, उसी काम को ए प्लस बी 40 माइनस में 24 यानी कि 16 दिन में खत्म कर लेते। तो यहाँ से मैं इनकी वर्क और एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। यहाँ से मेरे को एलसीएम अगर मैं लूंगा तो इसका बनेगा 30 × 8 यानी कि 8×3 = 24। तो यहाँ से बी जो है वो 8 काम कर रहा होगा, और जो ए है वो कितना काम कर रहा होगा? 8×2 = 16 यानी कि 15 काम कर रहा होगा। ए और बी मिलके 15 काम कर रहे हैं, बी अकेला 8 काम कर रहा है, और ए और बी मिलके 40 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। भाई 40 दिन में अगर काम को खत्म कर लेते हैं तो 40 × 15 ये टोटल काम हो गया। और इसी काम को मेरे को बी से पूरा कराना है। बी से पूरा कराने के लिए मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो 8×5 = 40, 15×5 = 75 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं सीधा। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10.5 के बराबर है, वह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अब इसमें मेरे को पाई की तो वैल्यू दे ही रखी है, पाई तो ऐसा कैसे दे रखा दो ऑप्शन में, तो मैं बिना पाई के से सोल्व कर लेता हूँ। 4 × पाई मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5। अगर मैं इसको 10 रखूं और इसको 10 रखूं और दोनों को 5 से काट दूं तो 21, और ये 21, 2 और 2 बच गए, 2×2 = 4, यानी कि मेरा 21 21 441 पाई, यहाँ से 441 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरे को दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक जोगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, 600 मीटर लंबे पथ को कितने समय में पूरा करेगा? एक जोगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, तो मैं बोलूं 1 सेकंड में कितनी पूरी करेगा? 5/18। और अगर मैं इसे 1 मिनट में चाहूं तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 18 से 18 खत्म, 6×5 = 30, 300 मीटर वो 1 मिनट में पूरी कर लेगा। अगर 300 मीटर 1 मिनट में पूरी कर रहा है तो 600 मीटर कितनी देर में पूरी करेगा? 600 मीटर 2 मिनट में पूरी कर लेगा। बस यही क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि तालिका एक तालिका एक इलाके में आयुवार और कुल जनसंख्या आयुवार बेरोजगारों की संख्या का प्रतिशत बताता है। भाई कुल जनसंख्या दे रखी है हमें, आयु का बार दे रखा है, और प्रतिशत बता रखा है। इलाके में बेरोजगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक सा सवाल है, सबकी निकालनी पड़ेगी। भाई यहाँ तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है
ये सीधा आप ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं बता देता हूँ 30 का इतनी जनसंख्या का 30%, यानी कि अगर मैं 2 जीरो यहाँ से काट दूं तो यहाँ पे 9 जीरो 1 2 3 जीरो यहाँ से, यानी कि इतनी आ जाएगी। ऐसी आपको सबकी का निकालनी है। इतनी जनसंख्या का 32%, इतनी जनसंख्या का 32%, यानी कि 32 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा आज का, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा 13.94 मल्टीप्लाई 13.94 प्लस में 13.94 मल्टीप्लाई में y प्लस में 0.6 के बराबर y के लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या। भाई पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो मेरे को ये a स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को a स्क्वायर दिख रहा है, 0.06 मेरे को b स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2ab होनी चाहिए। अब उसमें मेरे को a तो दिख गया, लेकिन 2b की जगह पे तो मेरा y है, जबकि b मेरे को पता है कि 0.06 है, ठीक है। तो y के बराबर हो गया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0.12 बराबर y के बराबर हो गया। अब मेरे से y की ही वैल्यू पूछी थी, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.12। यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई। आवाज थोड़ी डाउन लग रही होगी कि रात का टाइम हो रहा और बिल्कुल एनर्जी थी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आज 27 तारीख को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। धन्यवाद।